प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। खाली मैं आप लोगों को प्रश्न ही बताऊंगा जो कि आप लोग अपनी खुद की तैयारी से उसको देखें, खुद ही तैयारी करें। कहते हैं कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? इसके बाद एक दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? और उसके बाद है एक प्रश्न कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर बनता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर बनता है या कहाँ बनता है? एक अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग में होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग में होता है? और अगला प्रश्न आपके लिए है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है? और अगला प्रश्न है आपके लिए स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? और अगला प्रश्न आपका है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? अगला प्रश्न आपके लिए है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? और अगला प्रश्न आपके लिए है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? इस प्रकार से आप लोग ध्यान दें कि ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप लोग अच्छी प्रकार से देखें। ठीक है। फिर एक और प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वैसे ये बोर्ड पेपर के अंतर्गत बहुत ही मोस्टली प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि इतने प्रश्नों को यदि आप लोग कंप्लीट कर लें तो निश्चित है कि इतने प्रश्नों के अंतर्गत बच्चा निश्चित है कि हाई स्कूल विज्ञान के अंतर्गत बहुत अच्छे नंबरों से क्रॉस हो सकता है। जैसे हम आपको एक अंकित प्रश्न सवालों के अंतर्गत बताएं कि 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? फिर आपका अगला प्रश्न है ओम की परिभाषा दीजिए। ओम की परिभाषा दीजिए। फिर आपका अगला प्रश्न आता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये आपके लिए एक प्रश्न हुआ। और एक प्रश्न और भी आपके लिए है कि आँख की सामंजन क्षमता का क्या अर्थ है? आँख की सामंजन क्षमता का क्या अर्थ है? फिर आपके लिए अगला प्रश्न आता है कि वाट की परिभाषा दीजिए। काय की परिभाषा है आपकी? वाट की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल का नियम बताएं। ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल का नियम बताएं। अगला प्रश्न आपके लिए आता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? और आपके लिए अगला प्रश्न है कि एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आपके लिए अगला प्रश्न है कि यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा
कितनी होगी। और आपके लिए अगला प्रश्न है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए आता है कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 हीटर से प्रवाहित धारा और हीटर के तार का प्रतिरोध। इन दो चीज़ों को आपको बताना है। और अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है कि तो एक घर में 1.5 किलोवाट का एक कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य ₹7 है। आपके लिए अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वी और 100 डब्ल्यू है। जब इसे 110 वी पर मतलब वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। और आपके लिए अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आपके लिए ये जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मैंने आप लोगों को मोस्टली प्रश्न बताए। अब आप रसायन विज्ञान के अंतर्गत प्रश्नों को देखें और आप इतने प्रश्नों को यदि कंप्लीट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कहते हैं क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। जब क्षारक के साथ हल्दी के को जो मिलाया जाता है तो उसका रंग किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम बताएं। खाने के सोडे का अणुसूत्र बताएं। और आपके लिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताएं। बेकिंग सोडा का सूत्र बताएं। उसके बाद 5वां जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताएं। फिर मैंने आप लोगों के लिए बताया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। और अगला प्रश्न आपके लिए है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है अमलगम क्या होता है। और अगला प्रश्न आपके लिए है ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयोग होता है, किसको प्रयोग किया जाता है। और आपके लिए अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताएं। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है संक्षारण की 2 विधियों के नाम बताएं और धातुमल किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अयस्क की परिभाषा बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस प्रकार से यदि इन प्रश्नों को यदि आप लोग कंप्लीट करते हैं तो हम दावा करते हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अचानक ही आज हमारा मूड ऐसा बना कि आज हम जो है इन प्रश्नों को जो है हम जो है कुछ बताएं मोस्टली। इसलिए आज हम आप लोगों के लिए छटनी करते रहे और सोचा कि आप लोगों को आज हम जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये प्रश्न जो है बताएं तो आप लोग कंप्लीट करें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी एक आपके लिए प्रश्न है। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है आपका द्वि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्वि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
फिर आप लोगों के लिए है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है कि संक्षारण क्या होती है। संक्षारण के 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण, अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। और अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताएं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताएं। ये बहुत ही मोस्टली प्रश्न हैं जो आज हमने छपनी किए और आप लोगों के लिए हम ये बता रहे हैं। इसी प्रकार से जीव विज्ञान के अंतर्गत आप लोग देखें कि द्वार कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत हैं। आपका पहला प्रश्न जीव विज्ञान के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है पुष्प का जनन अंग क्या होता है। पुष्प का जनन अंग क्या होता है। और तीसरा प्रश्न है कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि कलिका कहाँ पाई जाती है। इस तरीके से यदि मैं ये दावा करता हूँ कि यदि इतने प्रश्नों को यदि आप लोग कंप्लीट कर लें तो निश्चित है कि इतने प्रश्नों के अंतर्गत आप विज्ञान में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छी आप लोगों के लिए तैयारी के लिए ये वीडियो के माध्यम से मैं जो आप लोगों को खाली प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप लोग किसी फेयर बनाते हुए फेयर बनाएं, एक एक प्रश्न को नोट करें और एक एक प्रश्न को अपनी किताब के अंतर्गत आप इन प्रश्नों को देखें। इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग जो है फेयर बना करके कंठस्थ करते चलें। अभी आप लोगों के लिए बहुत टाइम है। फिर जैसे आपके लिए एक प्रश्न है आपका है जीव विज्ञान में और भी कि कलिका कहाँ पाई जाती है। कलिका कहाँ पाई जाती है। और अगला प्रश्न है आपका कि जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। और पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, कहाँ होता है, किस पर होता है, कैसे होता है, ये बता सकते हैं आप। और अगला प्रश्न है आपका कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। वैसे इसमें 2 होता है, इसमें कितनी होती है संख्या, 2 होती है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ पर, किस जगह पर प्राप्त की थी पहली शिक्षा। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो गुणसूत्र जो शब्द था उसका प्रयोग किसने किया था। फिर अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए परागण का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, नाम परागण का नामांकित चित्र बताएं या बनाइए। स्वपरागण किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है। और परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग देखें। और परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इस प्रश्न को भी आप लोग देखें। और डीएनए का पूरा नाम बताएं। और आप लोगों के लिए अगला प्रश्न आता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है पाचन किसे कहते हैं। क्या है कि पाचन किसे कहते हैं। और उसके बाद आपके लिए प्रश्न जो आ रहा है कि कहते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न जो आ रहा है कि स्वयंपोषी व विषमपोषी में अंतर बताएं। स्वयंपोषी व विषमपोषी में अंतर बताएं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बताइए। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बताएं। इसी के आगे
और भी एक प्रश्न है कि लसिका पर टिप्पणी बताएं, अर्थात लसिका क्या है, लसिका का अर्थ बताएं, लसिका की परिभाषा बताएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है लसिका पर टिप्पणी लिखें। लसिका किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार से तोड़ा जा सकता है। फिर है कि पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। और अगला प्रश्न आ रहा है कि श्वसन व दहन में अंतर बताएं। और अगला प्रश्न आ रहा है कि रुधिर के 4 कार्य बताएं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है धमनी तथा शिरा में अंतर बताएं। क्या है कि धमनी और शिरा में जो है क्या बताना है आपको, धमनी और शिरा में आपको अंतर बताना है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न मैंने आप लोगों को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मैंने इन प्रश्नों को जो है आप लोगों को बताया। तो ये आप लोग इन प्रश्नों को जो है क्या कर लें, आप लोग फेयर बना लें। फेयर बनाते हुए आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लें। और जब आप इन प्रश्नों को आप लोग अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लेंगे तो निश्चित है कि आप लोग जो है जो बोर्ड की तैयारी के लिए हैं, तो बोर्ड की तैयारी में आप लोग जो है बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। हम ये वादा करते हैं कि यदि इसी प्रकार से आप लोग अच्छे से अच्छे कार्य करते रहेंगे तो निश्चित है कि आप लोग जो है बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करते हुए अपने बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए